गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अवर टुडेज चैप्टर इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। नए राज्य और नए राजा। मीन्स कुछ नए राजा हुए हैं, कुछ नए लोग हुए हैं। उन राज्यों और राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी के बाद में बहुत सारे नए डायनेस्टीज का इमर्ज हुआ। डायनेस्टीज मीन्स होता है राज्य, और इमर्ज मीन्स होता है उदय होना, उत्पन्न होना, टू कम इन टू बीइंग। Map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th centuries. Speak this 12th, that is 12th. तो 7th और 12th centuries के बीच में बहुत सारे नए राज्यों का उदय हुआ, राजा लोग हुए थे। सब कॉन्टिनेंट का जिक्र जो होता है वो इंडिया के लिए होता है। ये वो मैप है जो आपकी बुक में है, आप बहुत ध्यान से उसको देख सकते हैं। देखिए कश्मीर है, कश्मीर, इंडियन लैंड, साइज, अरब्स आप मुल्तान, अरब्स आप मंशूरा, देशबाज इंद्रप्रस्थ, चहवान्स जिनको चौहान कहते थे, गुर्जर प्रतिहार, ये कन्नौज है। कन्नौज का नाम बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि भारत पर मुग़लों के शासन को लाने में, मुस्लिम रूल्स को लाने में कन्नौज का सबसे बड़ा हाथ रहा था। दिस इज प्रयागराज, बनारस, दीज आर द चंडेल्स, परमार, अमृतास, राष्ट्रकूटास, उत्कल, दिस इज द एरिया, उत्कल बंग यू पढ़ते हैं, गंग्स, कलिंग, कलिंग का नाम याद आते ही आपको तुरंत अशोक की याद आती है। एंड देयर दिस इज पहाड़पुर, पालाज, ओके, कामरूप जिसको कांगरू बोलते हैं, कामरूप आसाम के लिए आता है, चोलाज इन साउथ इंडिया, चेराज एंड पांड्याज। तो ये सब के सब जो हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के रिंग रहे हैं। और ये जो फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर का मतलब हो गया कि ये फ्रंटियर बदलते रहते थे, ये लोग युद्ध करते रहते थे, जीतते रहते थे, हारते रहते थे, और इनका जो बॉर्डर है ना वो बदलता रहता था, चेंज होता रहता था हमेशा। द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। नए डायनेस्टीज का इमर्जेंस कैसे हुआ? By the 7th century there were big landlords or warriors chiefs in different regions of the subcontinent. हमारे देश के डिफरेंट रीजन्स में बहुत सारे बड़े बड़े बहादुर योद्धा और चीफ हुआ करते थे। Existing kings often acknowledged them as their subordinates or सामंत्स। और जो राजा महाराज थे वो अक्सर अपने बड़े बड़े सरदारों को अपना सब ऑर्डिनेट यानी प्रतिनिधि या सामंत घोषित कर देते थे और कहते थे भाई हमारी जगह पे ये यहाँ का पूरे का पूरा राज्य देखेंगे। जैसे हमारे स्कूल में जब प्रिंसिपल नहीं होते तो वाइस प्रिंसिपल उनकी जगह देखते हैं, वाइस प्रिंसिपल भी नहीं होते हैं तो उनकी जगह पे इंचार्जेज काम देखते हैं। उसी तरीके से जो है राजाओं ने अब कर रखा था। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स टू लॉर्ड्स बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। और ये जो राजा लोग, जो राजाओं के प्रतिनिधि थे, वो क्या करते थे, अपने ओवरलॉर्ड्स, अपने स्वामियों के लिए उपहार लाते थे और उनके लिए जब जरूरत पड़ती थी तो मिलिट्री सपोर्ट देते थे, सैन्य सहायता देते थे, जहाँ तरह से उनको हेल्प करते थे। एज सामंताज गेन्ड पावर एंड वेल्थ। लेकिन जैसे जैसे सामंत लोगों ने गेन्ड पावर एंड वेल्थ, इनको ताकत मिलती गई, शक्ति मिलती गई, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी द महासामंत। तो वो अपने आप को महासामंत डिक्लेयर कर देते थे, महामंडलेश्वर डिक्लेयर कर देते थे। और महामंडलेश्वर का मतलब क्या होता था? द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन, किसी सर्कल या रीजन का महान स्वामी, महान मालिक, एंड सो ऑन। और ऐसा ही चलता रहता था। Sometimes they asserted their independence from their overlords। और कई बार वो अपने ओवरलॉर्ड्स, अपने स्वामियों से अपनी इंडिपेंडेंस यानी अपनी आज़ादी घोषित कर देते थे और कहते भाई मुझे इस राजा से कोई मतलब नहीं, मैं अपना खुद का बादशाह हूँ। और जब भी ऐसा होता था तो एक नया डायनेस्टी का ग्रो होता था। देयर इमर्ज्ड अ न्यू डायनेस्टी। ओके, पिक्चर में ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत पेंट जो है, इमेज है, मूर्ति बनाई हुई है। और ये मूर्ति क्या बताती है, ये वॉल पेंटिंग क्या बताती है? देखिए, वॉल रिलीफ फ्रॉम
from Cave 15 Ellora showing Vishnu as Narsimha, the man lion. It is a work of the राष्ट्रकूटा पीरियड। राष्ट्रकूट पीरियड में ये मूर्ति बनाई गई जहाँ पर भगवान विष्णु को नरसिंह रूप में दिखाया गया है। और भगवान विष्णु के नरसिंह रूप को आप सब जानते हैं, भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ है। One such instance was that of the Rashtrakutas in the Deccan। और ऐसी ही एक घटना डेक्कन में राष्ट्रकूटों के साथ हुई थी। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेटेड टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटक। इनिशियली में शुरुआत से चालुक्या के जो कर्नाटक के थे उनके लोग सबऑर्डिनेट थे, उनके सेवक थे। इन द मिड 8th सेंचुरी दंती दुर्गा और राष्ट्रकूट चीफ, दंती दुर्गा जो कि एक राष्ट्रकूट चीफ था, सरदार था, ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड। ओवर थ्रू मीन्स उसने खत्म कर दिया, छोड़ दिया, अपने चालुक्य स्वामी का प्रतिनिधित्व तो छोड़ दिया। एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा। और उसने अपने लिए एक हिरण्यगर्भा नाम का रिचुअल, एक संस्कार करवाया। लिटरली द गोल्डन वूम, जिसका मतलब होता है शब्दों में सुनहला गर्भ। व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, जब ब्राह्मणों के हेल्प से ये रिचुअल, ये कर्मकांड पूरा हो गया, इट वाज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द सैक्रिफाइसर एज अ क्षत्रिय। और इस रिचुअल के बाद में इसका मतलब हो गया रीबर्थ हो गया कि भाई अब ये जो दंते दुर्गा हैं अब ये क्षत्रिय हो गए हैं। इवन इफ ही वाज नॉट बर्न बाय बर्थ, जबकि वो जन्म से नहीं था। ऐसा होता है कि हिरण्यगर्भा जो रिचुअल है, उस रिचुअल को परफॉर्म करने से जो सैक्रिफाइसर है, जो इसको कराने वाला है, वो व्यक्ति फिर क्षत्रिय मान लिया जाता है और कहा जाता है भले जन्म से नहीं लेकिन अब ये कर्म से क्षत्रिय हो गया है। और ऐसा ही करके दंती दुर्गा एक क्षत्रिय बन गया। इन अदर केसेस मेन फ्रॉम enterprising families used their military skills to carve out kingdoms। और दूसरे क्षेत्रों में हुआ कि एंटरप्राइजिंग फैमिली, जो बड़े घराने थे, उन घरानों के लोग मिलिट्री स्किल्स, सैन्य शक्ति से, अपने मिलिट्री की ताकत से अपने लिए उन्होंने नए नए किंगडम्स को ग्रो कर लिया, उसको बना लिया। फॉर इंस्टांस द कदम्ब, जो कदम्ब मयूर शर्मन एंड द गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र वर Brahmins who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and राजस्थान रेस्पेक्टिवली। उसी तरीके से गुर्जर प्रतिहार और मयूर शर्मन, इन लोगों ने जो कि जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन ऐसी परंपराओं, ऐसी रिचुअल्स को परफॉर्म करने के बाद में ये क्षत्रिय बन गए और इन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में अपने लिए नए राज्यों की स्थापना कर दी। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। इन किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन कैसे चलता था। मैनी ऑफ दीज किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग titles such as महाराजाधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। इन लोगों ने अपने लिए महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, चक्रवर्ती सम्राट, इस तरह की बड़ी बड़ी अपने लिए उपाधियाँ ले ली, अपने को शामिल कर लिया कि हम ये उपाधि धारक हैं। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, लेकिन ऐसे क्लेम के बावजूद दे ऑफन शेयर्ड, वो अक्सर शेयर करते थे पावर विद दियर सामंत्स एज वेल एज विद एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। लेकिन ऐसी उपाधियों के बावजूद भी वो अपनी जो ताकत थी, जो अपनी क्षमताएं थीं, उनको अपने पीजेंट्स एसोसिएशंस, ट्रेडर्स एसोसिएशन और ब्राह्मण्स के साथ शेयर करते थे और उन्हीं सब के साथ मिलकर अपना शासन चलाते थे। In each of these states, resources were obtained from the producers। और जो resources जो थे वो producers से मिलते थे। और producers कौन था? That is peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced। और ये जो किसान थे, जो जानवर रखने वाले थे और जो कलाकार थे, आर्टिजन्स थे, मिस्त्री लोग थे, इन सब लोगों को
बाध्य किया जाता था कि आप जो भी कुछ कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा, एक पार्ट गवर्नमेंट को, सरकार को दें, जिससे कि सरकार अपने कार्यों को चला सके। मीन्स जैसे आज हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है, हम चाहें तो या ना चाहें तो, चाहे हमारा नाम टैक्स में हो या ना हो, लेकिन हम टैक्स देते हैं क्योंकि जितनी भी वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स हम मार्केट से चीज़ें खरीदते हैं उन सब पे टैक्स लगता है। वैसे ही उस समय इन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट, कई बार तो इनको रेंट भी कहा जाता था। ड्यू टू ए लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड, तो कहा जाता था कि भाई जो राजा है वो इस ज़मीन का, इस पूरे संसार का स्वामी है और तुम इस ज़मीन पर रहते हो, काम करते हो, धंधा करते हो, पैसे कमाते हो, इसलिए तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि इस ज़मीन पर रहने का किराया तुम सरकार को दो। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, और फिर व्यापारियों से रेवेन्यू यानी टैक्स वसूल किया जाता था। और उस समय अराउंड 400 टाइप्स ऑफ टैक्सेस हुआ करते थे। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts। और ये जो रिसोर्सेज से पैसा मिलता था, उस पैसे का इस्तेमाल न केवल, नॉट ओनली इस पैसे का यूज राजाओं के इस्टेब्लिशमेंट के लिए होता था, बल्कि मंदिरों को बनाने के लिए और किलों को बनाने में भी किया जाता था। दे वर आल्सो यूज्ड टू फाइट वॉर्स which were in turn expected to lead to acquisition of wealth in the form of plunder। और अक्सर वहाँ युद्ध होते थे और इन युद्धों में जो हारा हुआ राज्य होता था उस हारे हुए राज्य को लूट लिया जाता था, और इस तरीके से जो प्लंडर होता था, जो लूट होती थी, उस लूट से राज्य को बहुत सारी इनकम होती थी, जिसमें पैसा होता था, सोना चांदी होता था, हीरे मोती होते थे, वहाँ से दास दासियों को लूटा जाता था, जानवरों को लूटते थे, तो जो भी कुछ होता वो सब लूट लिया जाता था। एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स, और इसी तरह से ट्रेड और लैंड रूट्स को एक्सेस किया जाता था, तैयार किया जाता था। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, और ये जो कलेक्टिंग रेवेन्यू, अब लोगों से टैक्स कौन वसूल करे, उसको वसूल करने के लिए आमतौर पर रिक्रूट किया जाता, भर्ती किया जाता था इन्फ्लुएंशियल फैमिली, जो शक्तिशाली प्रभावशाली परिवार होते थे, उन परिवारों में से रिक्रूट किया जाता था। एंड पोजीशंस पर ऑफन हेरिडिटरी, और जो पोजीशंस, जो पद मिलता, जैसे तहसीलदार का मिलता था, राजस्व अधिकारी का पद मिलता था, ये सब हेरिडिटरी होते थे, यानी कि पुश्तैनी होते थे। बाप के पास, बाप से बेटे पे, बेटे के बाद उसके बेटे पे, फिर उसके बेटे को ट्रांसफ़र हो जाता था। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, ये ही सेना के मामले में भी सच था। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन, और अधिकतर केसेज में ये होता था कि राजाओं के जो क्लोज रिलेशंस थे, जो करीबी रिश्तेदार थे, उनको ही इस तरह के जिम्मेदारी से भरे हुए पद दिए जाते थे। ये